अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हमारा टॉपिक जो है, हमने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में लिए हैं जिनसे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर प्री एग्जाम्स में साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, चाहे आपकी यूपी पीसीएस, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर है, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम है, इनके प्रश्न इन जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये प्रश्न अक्सर इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने साइंस का क्वेश्चन लिया है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। अब हम जानते हैं सोनार के बारे में। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार सोनार इसका फुल फॉर्म भी हम जानेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग जो किया जाता है, नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। नौ संचालकों, जो नौ परिवहन होता है, इसमें 109 संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। डूबी हुई वस्तु का पता जो है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। देखिए हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इससे एक या दो प्रश्न बन सकते हैं। कुछ ना कुछ सोनार से पूछा जाता है, तो इसमें प्रश्न आ सकते हैं जैसे कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, इससे क्या किया जाता है और इसमें किस प्रकार की तरंगों की सहायता से डूबी हुई वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं साइंस का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। देखिए इससे जो प्रश्न जितने भी प्रकार के पूछेंगे, हम सभी को बनाएंगे। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियो मीटर, ये प्रश्न जो है एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस आदि में पूछा गया है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग का पता किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है तीव्रता नापता है और दूसरा एक और मीटर होता है जिसे कहते हैं एनीमोमीटर। तो अंतर आपको पता होना चाहिए। यह जो है वायु का वेग नापता है, का वेग। अब शब्दों में अंतर है, अब आप देख लीजिए। तीव्रता ऑडियोमीटर से नापी जाती है और एनीमोमीटर से वेग नापा जाता है, तो दो अलग अलग चीजें हैं, ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न देखते हैं जो साइंस के इंपॉर्टेंट है। वायु की गति किस
निम्नलिखित में से नापी जाती है? वायु की गति जो है, की गति मैंने अभी बताया एनीमोमीटर से नापी जाती है, मोमीटर से। वेग कहें या गति कहें, दोनों एक ही चीज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है? वायु दाब मापने का यंत्र, ये कई बार पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस में। बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब मापा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? पायरोमीटर, पायरोमीटर से जो होता है उच्च तापमान को मापा जाता है। यह प्रश्न जो है उच्च तापमान को मापा जाता है, मापा जाता है। ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? आपेक्षिक घनत्व, घनत्व या दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता अपेक्षित घनत्व के माध्यम से मापी जाती है, तो इस यंत्र को कहा जाता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूध के, जो दूध का में वसा की मात्रा है उसे किससे नापते हैं? दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है, तो ये जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर, देखिए मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन जो उत्तर है वो अलग है और चीजें अलग हैं। आप इसमें जो है डिफरेंस करेंगे। ब्यूटीरोमीटर, एक से मापी जा रही है आपकी शुद्धता, एक से वसा की मात्रा। अगला जो प्रश्न है, हमने 10 प्रश्न फिलहाल जो मापक यंत्र हैं उनके लिए हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछा गया है। तो हाइग्रोमीटर है इसका उत्तर। या वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है पूछा जाएगा तो हाइग्रोमीटर उत्तर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, सीधे सीधे हम उत्तर लिखते हैं। चलिए अगले हम प्रश्न को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, कई बार पूछा गया है जाता है। तो इसके बारे में यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इससे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? और जिस यंत्र से नापी जाती है भूकंप की तीव्र, ये तो तीव्रता का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता जो है
जिस पैमाने पर मापी जाती है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल, और जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, मापने वाला यंत्र। देखिए इसमें अभी हम डिस्टिंक्शन भी करेंगे। यंत्र जो है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ये यंत्र है, ये यंत्र है, और ये जो है इस यंत्र का पैमाना है। चलिए अब हम दो चार और मापक इकाइयां और उनसे जुड़े तथ्य जानते हैं, उसके बाद हम अन्य टॉपिक विज्ञान के लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। इसे कहा जाता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेडोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है फेदोमीटर का प्रयोग। फेदोमीटर। ये तो हमने मापक यंत्र देखे। प्रश्न अलग से भी आ सकता है, या फेदोमीटर से क्या नापा जाता है, या समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला हम इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में हम कम से कम 50 प्रश्न तो लेंगे ही लेंगे। चलिए अब जानते हैं न्यूटन का गति का जो पहला नियम है उसे क्या कहा जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? पहला नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम होता है। इसके अनुसार कोई वस्तु जो है अगर विरामावस्था में है तो विराम में ही रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जड़त्व का नियम है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये IAS प्री 2017 में भी आया था, या सॉरी 1997 में। अब तो इस प्रकार के प्रश्न IAS में नहीं पूछे जाते हैं। यूपी PCS मेंस में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है, FRO में पूछा गया है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, या किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है? सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। या प्रक्षालन मशीन भी कहा जा सकता है इसको, वॉशिंग मशीन का हिंदी नाम। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल कहा जाता है। इसकी दिशा जो होती है इस प्रकार से केंद्र से की विपरीत दिशा में होती है, जिससे मैल जो होता है साफ हो जाता है। अभिकेंद्री बल जो होता है केंद्र की ओर कार्य करता है, अपकेंद्री बल जो होता है केंद्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इस प्रकार मैल जो है बाहर आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, साइंस का प्रश्न जिनसे बन सकता है। 15वां प्रश्न, अपकेंद्री बल बाहर की ओर और अभिकेंद्री बल जो होता है वो भीतर की ओर लगता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? का प्रतिपादन तो ये न्यूटन ने किया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर।
न्यूटन। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यात्री, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो इसका कारण यह है कि वहां पर गुरुत्व बल नहीं होता है, गुरुत्व बल का न होना, बल का न होना। देखिए ऐसा है, पृथ्वी में, पृथ्वी जो है आप जानते हैं अंडाकार है, गोलाकार है। पृथ्वी जो है केंद्र की ओर एक बल लगाती है पृथ्वी पर रखी वस्तुओं पर, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं पर, जिससे पृथ्वी की ओर वस्तुएं आकर्षित होती हैं। इसे कहा जाता है गुरुत्व बल, जो अंतरिक्ष में नहीं होता, जिस कारण अंतरिक्ष में यात्री जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। कहीं पर गुरुत्व होता भी है तो गुरुत्व बहुत कम होता है, ग्रेविटी जिसे कहते हैं बहुत कम होती है। इस कारण से अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हमने 16 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सी गेंद जो है वो पहले गिरेगी या कौन सी बाद में गिरेगी? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद है, भार की गेंद है, समान, और उन्हें समान ऊंचाई से फेंका जाता है, ये गिराया जाता है, उन्हें समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो कौन सी गेंद पहले गिरेगी? पहले गिरेगी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कौन सी पहले गिरेगी या कौन सी बाद में गिरेगी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की जो है बाद में पहुंचेगी। देखिए ये मान लीजिए लोहे की गेंद है, लोहे की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होती है, वेट समान भी रहेगा तो, और ये दूसरी हमारी लकड़ी की गेंद है। तो लकड़ी की गेंद जो होगी समान भार में ज्यादा बड़ी होगी आयतन में अपेक्षाकृत लोहे की गेंद से, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है अधिक होता है। ये लकड़ी की गेंद है और ये लोहे की गेंद है। लोहे की गेंद का आयतन जो है समान वजन में, समान भार में लकड़ी की गेंद से कम होगा आयतन और घनत्व ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हवा की उपस्थिति है, तो हवा की उपस्थिति में हवा इस पर एक फोर्स लगाएगी लकड़ी पे और लोहे पे, जो कि लोहे पर लगने वाले बल से कम होगा, इसलिए लोहे की गेंद जो है पहले गिर जाएगी, पहले, और लकड़ी पे जो है हवा का प्रभाव अधिक पड़ेगा तो लकड़ी थोड़ा बाद में गिरेगी। अगर प्रश्न ये होता वायु का प्रभाव नगण्य है, प्रभाव नहीं है या नगण्य है, तो दोनों साथ में गिरती, साथ गिरती। तो ये प्रश्न समझने योग्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17वां, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
प्रश्न हम ऐसे इंपॉर्टेंट लेंगे जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या कारण है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, आप जानते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा का पलायन वेग का मान, चंद्रमा का पलायन वेग जो है, चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और धरती का पलायन वेग क्या है? पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। पलायन वेग बताइए धरती का और चंद्रमा का। तो चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण जो है अधिक है, इसलिए यहाँ जो वायु है उसका रहना संभव नहीं है। तो ये पलायन वेग से ज्यादा वायु का वेग है, इस कारण से यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, ये प्रश्न हो जाएगा। वैसे वायुमंडल वहां पर नहीं होता है, ये इसका आंसर है। चंद्रमा का पलायन वेग वायु के वेग से कम होता है। और यहाँ धरती पर वायु का वेग जो होता है पलायन वेग से अधिक कम होता है। यहाँ वायु का वेग कम होता है धरती पर। कोई वस्तु जो है जिसका पलायन वेग इससे ऊपर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से धरती पे, तो वो धरती से पलायन कर जाएगी। हमने 17 प्रश्न अब तक देख लिए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18वां। वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण। वर्षा की बूंद की जो आकृति है वो गोल होती है। गोल होने का कारण, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। कारण है, तो इसका जो उत्तर है, सीधा उत्तर हम बताते हैं, फिर थोड़ा व्याख्या भी इसकी कर लेंगे। पृष्ठ तनाव, जिसे अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन। देखिए, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य से कम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। देखिए, सबसे कम जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो केवल गोल आकृतियों में ही होता है, अन्य आकृतियों में नहीं होता है। तो जो द्रव की बूंदें होती हैं उनमें न्यूनतम न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करने का गुण होता है। प्रयास करने का गुण होता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो सबसे कम क्षेत्रफल गोलाकार आकृति में होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें जो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। या पानी की बूंद गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, या पृष्ठ तनाव के कारण निम्न में से क्या होता है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं 19वां। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण। देखिए, अभी वॉशिंग मशीन वाला प्रश्न भी आया था। मथने
के पश्चात क्रीम का दूध जो है से पृथक हो जाने का कारण। कारण है, तो ये कारण जो है अपकेंद्रीय बल है, जो हमने अभी अपकेंद्रीय बल वॉशिंग मशीन वाले में पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2005 में। समुद्र में प्लावन का मतलब तैरते हुए, प्लवन प्लवन करते हुए आइसबर्ग यानी कि बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है। इसका आंसर है 1/9 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। ठीक, तो ये इसकी व्याख्या है। बाकी डिटेल हम बाद में समझेंगे क्योंकि समय अधिक प्रश्नों को बनाने में लगेगा। 1/9 आप याद रखिए। अगला प्रश्न हम प्रकाश से रिलेटेड देखेंगे। अगर प्रकाश से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारी कनिष्ठ सहायक वाली सीरीज में एक टॉपिक प्रकाश का है, उसको आप देखेंगे। तो फिलहाल हम प्रकाश में विबग्योर में कितने रंग होते हैं इसको देखेंगे। विबग्योर इसमें 7 रंग होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, छठा ऑरेंज, सातवां रेड। प्रकाश वाली सीरीज जो है आप हमारी कनिष्ठ सहायक वाले प्लेलिस्ट में प्रकाश वाले टॉपिक में देखेंगे। इसमें सभी प्रश्नों को हमने लिया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब प्रकाश के टॉपिक को हम इसमें स्किप कर देते हैं क्योंकि प्रकाश को हमने पहले विस्तृत रूप से लिया है। दाढ़ी बनाने के काम में आता है अवतल लेंस। प्रश्न और आ गया प्रकाश का। काम में लेते हैं, आंसर हम सीधे लिखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इसलिए हमने इसको ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वायु में वेग ये अक्सर पूछा जाता है। ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर प्रति सेकंड लगभग। वैसे 332 एग्जैक्ट कहा जाता है मीटर प्रति सेकंड, ये लगभग है। प्रश्न में उत्तर ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है। अगर 332 दिया है तो आप 332 में टिक करेंगे।
चलिए 24वां प्रश्न हम ले लेते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। देखिए घरेलू सप्लाई में 3 तरह के तार होते हैं, एक तो काले रंग का, एक लाल रंग का और एक होता है हरे रंग का। घरेलू विद्युत सप्लाई में तो काले रंग के जो तार का जो चिन्ह वो किसके लिए यूज होता है? काले रंग के तार को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उदासीन तार, यानी कि न्यूट्रल। इसी प्रकार लाल रंग का तार को लाइव फेज कहते हैं। लाल रंग का तार लाइव फेज, लाइव या फेज, और जो हरे रंग का होता है उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ। इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को लेके आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सी वीडियो लंबी जा रही है तो हम एक प्रश्न और लेंगे 25। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और आपका कमेंट आएगा तो हम अगली वीडियो 25 प्रश्नों के इसके बाद अवश्य बनाएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं। सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है, ये प्रश्न जो है एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? प्रश्न हमने वही लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में आप प्रश्न बना सकें। आर्गन के साथ मरकरी का वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर यानी कि मरकरी की भाप इसमें भरी जाती है। इस प्रकार हमने 25 प्रश्न देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। फिलहाल हमने 25 ही प्रश्न इसमें लिए हैं। अगर आपको वीडियो सही लगेगी तो हम 25 प्रश्न और लेके आएंगे और प्रश्नों के माध्यम से आपको तैयारियां करवाएंगे जो आपकी प्री एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।